हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। भाई अब हम करने वाले हैं फिजिक्स के पेपर का डिस्कशन, तो तैयार हो जाइएगा फिजिक्स पेपर डिस्कशन के लिए। सबसे पहले बात करते हैं भाई, अगर हम फिजिक्स पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं तो भाई कौन कौन से जो क्वेश्चन हैं पार्ट ए में आए थे फिजिक्स में, लगभग भाई 15 से 16 क्वेश्चन आए थे, है ना। और उन सभी का हम डिस्कशन अभी करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था वो आया था आपके पास में क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें दिया गया है आपके पास में एक होलो थिन स्पेरिकल मेटल शेल है जिसके अंदर प्लस आपके पास में 10 नैनो कूलम चार्ज जो है वो पूरी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब एक इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो -10 नैनो कूलम का उसके सेंटर पे रख दिया गया है। अब आपको ये बोला गया है द न्यू चार्ज ऑन इट्स आउटर सरफेस विल बी, ये नया चार्ज क्या होगा भाई। आपके पास में सबसे पहले एक शेल था और इस शेल पे जो यूनिफॉर्मली +10 कूलम हमने डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया, ठीक है। इसकी आउटर सरफेस पे मैं मान के चल रहा हूं कि यहां पर 10 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अंदर जो है वो -10 नैनो कूलम आपके पास में डिस्ट्रीब्यूशन में आ चुका है, ठीक है। अगर -10 कूलम अगर अंदर आ चुका है तो ये जो चार्ज है, क्योंकि ये कंडक्टर की बात हो रही है या फिर मेटल शेल की बात हो रही है, तो ये इसके अंदर वाली सरफेस पे +10 कूलम नैनो कूलम का जो चार्ज है वो इंड्यूस यहां पे करने वाला है। और ये +10 नैनो कूलम जो है वो बाहर जाकर -10 नैनो कूलम यहां पर बनने वाले, मतलब इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है। लेकिन बाहर तो पहले से ही +10 है, तो बाहर -10 है, पहले से ही +10 है, मतलब कि टोटल -10 नैनो कूलम +10 नैनो कूलम आपके पास में 0 नैनो कूलम का जो चार्ज है वो अब सरफेस की जो आउटर सरफेस पे रहने वाला है, ठीक है। तो आउटर सरफेस पे अब कितना चार्ज रहेगा, 0 नैनो कूलम का जो चार्ज है वो रहने वाला है। अगला जो क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत ही इजी था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया गया था और बोला गया था कि आपके पास में जो वेवलेंथ है उसको हमने डबल कर दिया है, ठीक है। इस तरह से डबल किया है कि अभी जो वेवलेंथ है वो थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ से कम है, तो वेवलेंथ अभी भी थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ से कम है। अब अगर वेवलेंथ थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ से कम है, इसका मतलब अभी भी जो एनर्जी है फोटोन की वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है। और अगर मैं इसको बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अच्छे से लिखूं, इसकी इक्वेशन लिखूं, तो ये कहती है कि फोटोन की एनर्जी एच न्यू जो होती है वो वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। अब अगर आप क्या कर रहे हैं, वेवलेंथ को दोगुना कर रहे हैं, तो यहां से आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, तो ये आपके पास में वर्क फंक्शन रहता है। भाई अगर आप वेवलेंथ को दोगुना कर रहे हैं तो आप इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी को आधा कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर आप वेवलेंथ को दोगुना कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, आधा। और अगर फ्रीक्वेंसी को आप आधा कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी। भाई अगर आप फ्रीक्वेंसी को इस फ्रीक्वेंसी को आधा कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी आपकी घटने वाली है तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू EV नॉट। यहां से आप क्या निकालते हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालते हो, ठीक है। तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी आधी हो गई है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, तो अपने आप स्टॉपिंग पोटेंशियल भी डिक्रीज हो जाएगा। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई क्वेश्चन नंबर 8 आपका फिजिक्स से था। बोला गया है व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट, तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट रहती है आपको बताना है। देखो यहां पर वेव नंबर चेंज होता है, तो ये तो कांस्टेंट नहीं रहता है। वेवलेंथ भी चेंज होती है, वेव नंबर क्या होता है 1/, वेवलेंथ, है ना। वेवलेंथ भी चेंज होती है, वेलोसिटी भी चेंज होती है, क्योंकि वेलोसिटी होती है बच्चों आपके पास में v इक्वल्स टू ओमेगा के, ठीक है। तो ये तो चेंज नहीं होती है, बट ये चेंज जरूर होता है, ओके। फिर फ्रीक्वेंसी बच्चों चेंज नहीं होती है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हो, लाइट की फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं जाऊं बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपके पास में। अगला क्वेश्चन बोला गया है मैच द आइटम्स इन द लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 में बोला गया है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो होता है वेबर। इंडक्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है हेनरी। एंड कंडक्टेंस का बच्चों साइमंस। और अगर मैं इसमें करेक्ट ऑर्डर ढूंढूं तो ए का होगा थर्ड, एंड बी का आप देखो होगा आपके पास में फर्स्ट। तो ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, फिर सी का आपके पास में क्या रहेगा,
अगर मैं सी का देखूं तो इंडक्टेंस के लिए मैं कह सकता हूं ये रहेगा फोर्थ, है ना। तो ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ आपके पास में रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला अगर मैं सवाल देखूं तो अगला सवाल देखते हैं। यही सेम टाइप का क्वेश्चन आया है फिजिक्स के अंदर, और इसमें भी आपको लिस्ट को मैच करना है ना। लिस्ट को मैच करने के लिए आपको बोला गया है कि फिजिकल क्वांटिटीज हैं लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच करना है। एक में आपको फिजिकल क्वांटिटीज दी गई हैं और दूसरे में आपको जो है ये कहा गया है कि आपका डायमेंशन क्या है ना। जैसे इंपिडेंस, अगर मैं बात करूं सबसे पहले इंपिडेंस की, तो इंपिडेंस क्या होगा? इंपिडेंस बेसिकली में होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। ओके, और इसका जो डायमेंशन होता है ना, इसका जो डायमेंशन होता है, इसका डायमेंशन आप वोल्टेज का डायमेंशन लिख लीजिए, करंट का लिख लीजिए एंड डिवाइड कर दीजिए। सो बेसिकली इसका डायमेंशन रहता है m मास L2 T-3 A-2। ये आपके पास में इसका डायमेंशन रहता है। मतलब कि इंपिडेंस का जो डायमेंशन है वो L2 T-3 A-2, मतलब कि A जो है वो थर्ड से मैच करने वाला है। A थर्ड से एक ही ऑप्शन में मैच करता है बच्चों, है ना। बाकी किसी को देखने की जरूरत ही नहीं थी। अगर आप वोल्टेज निकालना चाहते हो तो वोल्टेज के लिए कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है। यहां पर वोल्टेज के लिए भी आप देख सकते हो, ठीक है। वोल्टेज आपके पास में रहता है वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, है ना। और वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज का अगर आप डायमेंशन निकालोगे तो रहेगा m L2 T-3 A-1। ठीक है, तो आप देखो ये कहां पर आ रहा है, L2 T-3 A-1, मतलब कि वोल्टेज आ रहा है बच्चों आपके पास में 1 पर। तो A थर्ड B1 कहां पर है? ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 डायरेक्टली यहां से आपका करेक्ट हो जाएगा। पूरा लेंदी नहीं करना था, इसको डायरेक्टली ही सॉल्व करना था। फिर ऐसे ही बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय 100%, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। अच्छा एक बात बताओ, आप अगर किसी चीज को 100% बढ़ाते हो तो मान लो कि मेरे पास में ये नया मोमेंटा है, ओल्ड मोमेंटा P था, इसी का 100% बढ़ा दिया। तो भाई बढ़ाया कितना है P का 100%। 100% मतलब कि 100 डिवाइडेड बाई 100। 100% को कैसे लिखते हो? परसेंट को लिखते हो भाई 100 डिवाइडेड बाई 100, मतलब पूरा एक क्वांटिटी बढ़ा दिया है। मतलब कि मैं कहूंगा कि P प्लस P अब 2P हो गया, मतलब मोमेंटा अब दोगुना हो गया। अब अगर मोमेंटा दोगुना हो गया तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा भाई? न्यू काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा P' अपॉन 2m। तो P' है आपके पास में 2P, तो ये हो जाएगा 4P² बाई 2m। ये 4P² बाई 2m, और ये हो जाएगा ओल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो इसको मैं लिखूंगा 4K। कितना लिखूंगा मैं? 4K। तो न्यू काइनेटिक एनर्जी ओल्ड काइनेटिक एनर्जी का 4 गुना हो जाएगा, लेकिन बड़ा कितना वो देखना पड़ेगा। अब यहां पर आप मात खा जाओगे, है ना, क्योंकि K' कितना बड़ा है, पहले से K था, इसको मैं लिखूंगा अब 3K, तो ये टोटल 4K बनेगा। तो बढ़ा कितना है? 3 गुना। 3 गुने का मतलब 300%। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं K प्लस 300 डिवाइडेड बाई 100K। तो आप यहां से देखोगे तो 300% बढ़ा है, मतलब ऑप्शन होगा आपके पास में 2। ओके, इसी तरह से भी अगला क्वेश्चन देखूं तो 15 क्वेश्चन, ये तो बस डायरेक्टली फैक्ट था। और इसमें बोला गया है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में वो कौन सी इमिशन लाइंस है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में विजिबल रीजन में फॉल करती है। भाई बहुत सारी लाइंस आती हैं, एक लाइमन भी आती है, बामन भी आती है, पास्चन भी आती है, ब्रैकेट भी आती है, फंड भी आती है। 5 तरह की स्पेक्ट्रम लाइन आपको देखने को मिलती है हाइड्रोजन के अंदर। अच्छा मुझे बताइए कि यहां पर ये जो लाइन आप देखते हैं, इन लाइंस में अगर आप देखेंगे तो लाइमन जो सबसे पहले है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में फॉल करती है, तो ये UL अल्ट्रावायलेट UV रीजन में फॉल करती है। बामर जो है वो विजिबल रीजन में फॉल करती है, ठीक है। पास्चन जो आपके पास में आती है वो इंफ्रारेड रीजन में फॉल करती है। कहां पे फॉल करती है? इंफ्रारेड रीजन में फॉल करती है। और फिर अगर मैं बात करूं ब्रैकेट की, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं ब्रैकेट की, तो ब्रैकेट जो है वो भी इंफ्रारेड में काम करती है, और जो आपके पास में फंड सीरीज होती है वो भी इंफ्रारेड रीजन में काम करती है। सो इन शॉर्ट विजिबल रीजन में सिर्फ बाल्मर सीरीज काम करती है, बाकी जितने भी हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम होते हैं वो यूवी या फिर इंफ्रारेड में काम करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ग्राफाइट। ग्राफाइट की अगर मैं बात करूं भाई तो ग्राफाइट कुछ ऐसे बनता है, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इसका रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
ओके यहां पर कार्बन जुड़े रहते हैं तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। बेसिकली में आपको स्ट्रक्चर पूछा है तो स्ट्रक्चर में ये हेक्सागोनल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें कहा गया है कि आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है जो कि डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है फ्रॉम द फर्स्ट लेंस। ठीक है, तो मान लो कि ये डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट है, ये पहला जो लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है और दूसरा प्लेनो कॉनकेव लेंस है। ठीक है, दूसरा प्लेनो कॉनकेव लेंस है। तो इसमें बोला गया है कि आपके पास में ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर आपको गिवन है। पहले ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ सपोज कीजिए f1 है, वो 10 सेंटीमीटर है क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहती है। प्लेनो कॉनकेव की फोकल लेंथ मान लेते हैं f2 है और इसकी आपको माइनस के 10 सेंटीमीटर गिवन है। ये देखो माइनस के 10 सेंटीमीटर आपको गिवन। आपको पूछा है कि जो इमेज बनेगी वो कहां पे बनेगी, फाइनल इमेज कहां पे बनेगी। तो एक काम करते हैं, पहले पे लेंस वाला फॉर्मूला लगाते हैं, दूसरे पे भी लेंस फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर फर्स्ट लेंस अपन अगर 1/f1 1/v1 माइनस 1/u1 करें तो u1 कितना है, देखो ये इस डायरेक्शन में है तो 30 तो होगा लेकिन नेगेटिव होगा, है ना। जहां से लाइट आती है उस डायरेक्शन में जो पार्टिकल होता है वो नेगेटिव डायरेक्शन में होता है, तो ये होगा माइनस के 30 सेंटीमीटर। और f1 आपके पास में प्लस के 10 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, है ना, सॉल्यूशन से मुझे क्या मिलेगा, 1/10 पॉजिटिव, है ना, 1/v1 प्लस के 1/30। क्यों प्लस के 1/30? वाई देयर इज पॉजिटिव 30? बिकॉज u1 आपके पास में नेगेटिव है और नेगेटिव फॉर्मूले के अंदर भी है तो दोनों मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास में 1/v1 कितना रहेगा, 1/10 माइनस 1/30, करेक्ट। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये मेरे पास में रहेगा भाई 30, 3 माइनस 1, राइट, करेक्ट। ये बन जाएगा 2/30 या फिर 1/15। मतलब कि v1 आपके पास में क्या रहेगा, 15 सेंटीमीटर रहने वाला है। 15 सेंटीमीटर कहां पे बनेगा भाई, इस लेंस से 15 सेंटीमीटर, मतलब कि यहां पर, ठीक है, यहां पे। अच्छा 15 सेंटीमीटर अगर पहले लेंस से 15 सेंटीमीटर बनेगा तो दूसरे लेंस से, देखो इसके लेंस के बीच की दूरी जो है वो 5 सेंटीमीटर ऑलरेडी है। तो अगर ये टोटल 15 सेंटीमीटर है तो ये जो डिस्टेंस है दूसरे लेंस से वो कितनी हो जाएगी, 15 माइनस 5, तो ये बन जाएगी आपके पास में 10 सेंटीमीटर, है ना। तो टोटल आपके पास में कितनी बनेगी, 10 सेंटीमीटर। मतलब पहले लेंस से जो डिस्टेंस है वो 15 है और दोनों लेंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है। इट बेसिकली मीन्स कि जो सेकेंड लेंस से डिस्टेंस रहने वाली है वो आपके पास में 10 सेंटीमीटर रहने वाली है। अब 10 सेंटीमीटर तो इसका फोकल भी तो है, तो अगर आप प्लेनो कॉनकेव लेंस के फोकल पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, ऑब्जेक्ट जाएगा बच्चों इन्फिनिटी पे। और इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल। तो एक बात बताओ मुझे, अगर आप प्लेनो कॉनकेव लेंस की बात करते हैं, इसके फोकल पे इमेज है ना, इसके फोकल पे पहली इमेज बनी, अब दूसरी इमेज भी बनेगी क्योंकि जो पहली इमेज है वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो मैं कह सकता हूं कि अब जो ऑब्जेक्ट रखी गई है, ऑब्जेक्ट का मतलब है फर्स्ट इमेज। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, फर्स्ट इमेज। तो जो फर्स्ट इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी सेकंड लेंस के लिए, और क्योंकि वो फोकल पे रखी गई है तो उसकी जो इमेज बनेगी वो अब आपके पास में एक तो वर्चुअल इमेज बनेगी और प्लस इंफिनिटी पे बनेगी। समझ में आ रही है। ये प्लेनो कॉनकेव लेंस की क्या होती है, स्पेशलिटी होती है कि अगर फोकल पे आपकी कोई भी इमेज रहने वाली है तो वो हमेशा क्या रहेगी भाई, वो इंफिनिटी पे बनेगी और वर्चुअल इमेज बनेगी। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब कि फाइनल इमेज कहां पे होगी, इनफाइनाइट पे होगी। ठीक है, वो तो होगी, लेकिन इनफाइनाइट पे कहां पे, देखो द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस 2 विल बी रियल, रियल तो नहीं होगी, गलत है, विल बी वर्चुअल, ठीक है, एंड फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ द लेंस 2। तो लेंस 2 के लेफ्ट में बनेगी, मतलब इस डायरेक्शन में बनेगी। मतलब यहां पर फोकल लेंथ है, इस तरह से ये जो आपके पास में रहने वाली है लेंस, हालांकि जाएगी ऐसे लेकिन फील ऐसे होगा कि यहां से आ रही है। काइंड ऑफ वर्चुअल इमेज यहां पे बनने वाली है ना, काइंड ऑफ वर्चुअल इमेज यहां पे बनने वाली है। ठीक है, तो इंफिनिटी से आती हुई फील होगी और वर्चुअल इमेज बनेगी टू द लेफ्ट ऑफ आपके पास में सेकंड लेंस। समझ में आई बात। अगला क्वेश्चन क्या है, ए बाइकॉन्वेक्स लेंस हैज रेडियाई ऑफ कर्वेचर 50 सेंटीमीटर ईच। तो आपके पास में एक बाइकॉन्वेक्स कैसा होता है,
इस तरह का होता है बाइकॉन्वेक्स लेंस। तो इस बाइकॉन्वेक्स लेंस में मान लीजिए लाइट पहले यहां से आ रही है, अगर यहां से लाइट आ रही है तो ये होगा R1 रेडियस और ये होगा R2 रेडियस, ठीक है। अब R1 रेडियस जो है वो आप इस तरफ मेजर करोगे भाई, अगर आप मैं इसका पूरा स्फीयर बनाऊंगा तो कुछ इस तरह का स्फीयर बनेगा है, और R1 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में आप मेजर कर रहे हो ना, है कि नहीं? और दूसरा, अगर मैं इसका स्फीयर बनाऊंगा तो ये इस डायरेक्शन में आपका मेजर हो जाएगा, तो R2 नेगेटिव हो जाएगा। ओके, बोला गया है दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस इज 4/3, व्हाट वुड बी द फोकल लेंथ? तो फोकल लेंथ मतलब लेंस मेकर फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, 1/f म्यू -1 1/r1 -1/r2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 4/3, सो 4/3 -1, तो एक आपके पास में रेडियस ऑफ कर्वेचर है 50, तो R1 आपके पास में 50 है और R1 R2 इक्वल होता है, बाई कॉन्वेक्स में R1 R2 इक्वल होता है, लेकिन R2 नेगेटिव होता है, R1 पॉजिटिव होता है। तो अगर R1 50 सेंटीमीटर पॉजिटिव में है तो R2 50 सेंटीमीटर नेगेटिव में होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये बनेगा -1/-50 सेंटीमीटर। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना बनेगा? ये बनेगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/50, 1/50 मतलब 2/50। इसको सॉल्व कर लो, ये होगा 25 एंड ये हो जाएगा 1/75। तो फोकल लेंथ कितना बन जाएगा इस हिसाब से? 75 सेंटीमीटर। ये 1/f 1/75 आया ना, तो f कितना होगा? 75। ऑप्शन नंबर डी यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। सर एकदम एक्सप्रेस सा चला दिए हो, एकदम मालगाड़ी सा चल रहे हो, एकदम कोई स्टॉपेज नहीं ले रहे हो, नहीं लेना है स्टॉपेज, ठीक है ना, ऐसी तरह से चलना आगे। अब देखो, आपको दिया गया है 3 कैपेसिटर्स ईच हैविंग इक्वल कैपेसिटेंस ऑफ 10 माइक्रोफैरेड। तो आपको 3 कैपेसिटर गिवन है, C1 है, C2 है, C3, और सभी का जो कैपेसिटेंस है वो 10 माइक्रोफैरेड है। आर कनेक्टेड टू ए 100 वोल्ट बैटरी एज शोन इन द फिगर। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क इज 15 माइक्रोफैरेड। तो देख लेते हैं, देखो ये दोनों तो, इसका भी 10 माइक्रो है, इसका भी 10 माइक्रो है, और नीचे वाला का भी 10 माइक्रोफैरेड है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, C1 C2 तो आपके पास में सीरीज में है, तो इन दोनों का अगर मैं इक्वल निकालूं तो 1/C बनेगा 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है। तो 1/C बन जाएगा, इन दोनों का इक्वल निकाल रहा हूं मैं, C1 एंड C2 का, है ना। सीरीज में 1/C1 प्लस 1/C2 करके निकालते हैं आप, तो ये बनेगा 1/10 प्लस 1/10। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो C आ जाएगा आपके पास में कितना? 5 माइक्रोफैरेड, आधा हो जाएगा। अगर दोनों इक्वल है तो दोनों में आधा हो जाएगा ये, ठीक है। तो इनका दोनों का बना C, नीचे है C3 लेकिन वो अब पैरेलल में लगा हुआ है, तो अब टोटल इक्विवेलेंट कितना आएगा? C इक्विवेलेंट, तो एक तो C3 और एक C1 C2 का C, दोनों पैरेलल में है मतलब जुड़ेंगे। अब तो कितना बन गया आपके पास में? 10 प्लस 5, टोटल आएगा 15 माइक्रोफैरेड। तो ये तो सही है कि टोटल इक्विवेलेंट आपके पास में जो कैपेसिटेंस बनेगा वो 15 माइक्रोफैरेड बनेगा, अच्छी बात है। अब क्या बोला गया है? द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर C1 C2 C3 विल बी द सेम। अरे क्यों सेम होगा? चार्ज सेम होने के लिए आप एक बात बताइए कि तीनों का सीरीज में होना जरूरी है और सेम वोल्टेज लगना जरूरी है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो चार्ज होता है वो C मल्टीप्लाइड बाई V होता है, ठीक है। तो सेम वोल्टेज लगना जरूरी है सभी पे, और दूसरी बात कैपेसिटेंस जो है वो एक हिसाब से सीरीज में होने चाहिए, तब आप कह सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कह पाओगे। तो सारे के सारे सीरीज में थोड़ी ना लगे हुए, नहीं लगे हुए, इसका मतलब C1 C2 सीरीज में है, C3 सीरीज में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर C3 विल बी 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power -3। तो अब C3 पे चार्ज पूछ रहा है। अच्छा, C3 की वैल्यू क्या है? 10 माइक्रोफैरेड। मुझे बताओ इसकी वोल्टेज कितनी है? क्योंकि पैरेलल है तो C3 पे कितनी वोल्टेज लगेगी? 100 वोल्ट। तो चार्ज कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास में 100 इंटू 10 माइक्रोफैरेड, तो ये बन जाएगा 1000 माइक्रोफैरेड। 1000 माइक्रोफैरेड का मतलब हो जाएगा, देखो 1000 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power -6 कूलम, या फिर 10 to the power -3 कूलम। और बोला कितना है आपको?
10 टू द पावर 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3, तो गलत हो जाएगा ये भी। अब C1 पे बोला है 5 इंटू 10 टू द पावर 4 -4। अब एक बात बताओ, C1 एंड C2 क्योंकि सीरीज के अंदर है तो C1 C2 पे चार्ज सेम रहेगा, है ना। C1 C2 पे कितना रहेगा, चार्ज सेम रहेगा। तो C1 C2 पे सेम चार्ज रहेगा कितना, लेकिन तो ध्यान रखिएगा C1 C2 का जो इक्विवेलेंट है वो है C, ठीक है। और दोनों पे चार्ज कितना रहेगा, Q की वैल्यू क्या आएगी, C मल्टीप्लाइड बाई V। C कितना है 5 माइक्रोफैरेड मल्टीप्लाइड बाई 100 वोल्ट। क्योंकि देखो C जो इक्विवेलेंट यहां पे बना है, इन दोनों को अगर मैं हटा दूं और इन दोनों की जगह अगर मैं C लगा दूं, इनको हटाकर अगर मैं यहां पे C लगा दूं, इस पे चार्ज कितना रहेगा, इस पे चार्ज रहेगा मेरे पास में C मल्टीप्लाइड बाई V। और वही हमें देखना है, उतना ही चार्ज आपके C1 और C2 दोनों पे होगा, बिकॉज C1 C2 आर सीरीज कनेक्टेड। तो सीरीज कनेक्टेड होने के कारण उन पे जो लगने वाला चार्ज रहता है वो हमेशा क्या रहता है, इक्विवेलेंट रहता है। तो मेरे पास में ये रहेगा 500 माइक्रोफैरेड, और इसको मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 10 टू द पावर -4 कुला। ये वोल्टेज हो जाएगा ना, तो ये रह जाएगा कुला। बिल्कुल सही बात है। तो इस पे लगने वाला जो चार्ज है वो 5 इंटू 10 टू द पावर -4 रहेगा। सो ऑप्शन डी करेक्ट है। ए और डी मतलब कि ऑप्शन नंबर यहां पर सी करेक्ट है। ओके, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते चले जाइए। बोला है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 17 सेंटीमीटर है। तो भाई मान लो एक कॉन्वेक्स लेंस है और इसकी जो फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ मान लेते हैं भाई 17। फोकल लेंथ किधर होता है कॉन्वेक्स का, इस साइड होता है, पॉजिटिव फोकल होता है कॉन्वेक्स लेंस का, और ये 17 सेंटीमीटर है। तो ये फोकल लेंथ है 17 सेंटीमीटर, है ना। तो 17 सेंटीमीटर फोकल है एयर के अंदर। व्हाट विल बी द फोकल लेंथ इन वाटर इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर वाटर इज 1.33। तो एक तो आपको दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विच इज 1.33, जिसे आप बच्चों रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हो। एक आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विच इज 1.5। अब एयर का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग 1 मान के ही चलते हैं, तो मैं मान के चल रहा हूं कि म्यू ए 1 ही रहता है। तो म्यू डब्ल्यू आपके पास में 1.33 एंड म्यू ग्लास आपके पास में 1.5 रहने वाला है, ठीक है। ये आपके पास में क्वांटिटीज रहने वाली हैं। ओके, तो अगर ये आपका यहां पर रह रहा है तो आप ये बताओ सबसे पहले तो कि लेंस मेकर फॉर्मूला सबको आता है, वो लगाओ सबसे पहले तो एयर में और फिर लगाओ मीडियम में। तो मैं एयर में लगाता हूं सबसे पहले। 1 फोकल लेंथ ग्लास का फोकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि देखो एयर के अंदर क्या होगा, एक तो एयर होगी और एक इस लेंस का ग्लास होगा। तो इंटरफेरेंस क्या बनेगा, ग्लास एयर इंटरफेरेंस। तो बनेगा ग्लास एयर -1 1/R1 -1/R2। अब इसमें तो कोई बदलाव होगा नहीं, क्योंकि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो लेंस की फिक्स रहती है। आप उसे एयर में रखो, वाटर में रखो, किसी भी मीडियम में रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब कि ये होगा 1/17 और ग्लास का है 1.5 -1 1/R1 -1/R2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/17 ये रहेगा 0.5 1/R1 -1/R2। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब आप चेक कीजिए वाटर के अंदर। तो वाटर के अंदर क्या होगा कि जो भी लेंस अब बनेगा तो लेंस के चारों तरफ क्या रहेगा, अब वाटर रहेगा। तो ये वाटर है और लेंस का जो स्किन है वो ग्लास का है, तो ग्लास वाटर इंटरफेरेंस बनेगा। ग्लास वाटर जो इंटरफेस में है अब क्या रहेगा, 1 फोकल लेंथ मान लेते हैं एफ है। तो ये रहेगा अब आपके पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बटे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर -1 1/R1 -1/R2। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं तो मेरे पास में देखो क्या रहेगा, 1/F। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना है 1.5 और ये जो वाटर है इसका है 1.33 -1 और ये हो जाएगा 1/R1 -1/R2। ठीक है, यही तो है, करेक्ट है। अब इसको सॉल्व करो, इसको इक्वेशन 2 को बच्चों इक्वेशन 1 में डिवाइड करो। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या मिलेगा, देखो अगर मैं डिवाइड करता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे मिल जाएगा यहां पर जस्ट एफ। ठीक है, क्या मिल जाएगा मुझे, जस्ट एफ। और राइट हैंड साइड में मुझे क्या मिलेगा, देखो
अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लूँ तो भाई यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, एक तो सबसे पहले 0.5 ये नीचे रहेगा, है ना, ये मेरे पास में नीचे रहेगा, एक सेकेंड, 0.5 रहेगा ऊपर की साइड, एंड 1.5 माइनस 1 पॉइंट ये आ जाएगा आपके पास में इस तरह से। देखो तो मैं कहूँगा एक तो रहेगा 1/17, 1/2 करते हैं, 1/2 करते हैं, वरना उल्टा रिजल्ट आ जाएगा, फालतू में और ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो 1/17 1/f, तो 1/17 बनेगा 0.5 है, 1/r1 माइनस 1/r2, और यहाँ पे बन जाएगा ये 1.5 1.33 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। अब आप देखिएगा ये तो कैंसिल आउट हो रहा है और बाकी आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो f बटे अब रहेगा 17, ठीक है, 0.5, और ये कितना हो जाएगा आपके पास में, ये 1.33 ऊपर चला जाएगा, 1.5 माइनस 1.33 कितना होता है 0.17, और यहाँ से आप f को सॉल्व कर लीजिए, आपके पास में लगभग जो आंसर है वो 67 या फिर 66.3 सेंटीमीटर के आसपास आता है। ठीक है, सॉल्व कीजिए कितना बनता है देखो एक बार, तो 66.3 मतलब कि 66.5 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट इसका आंसर यहाँ पर आ जाने वाला है। ओके, देन आफ्टर अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, इलेक्ट्रिक डायपोल दिया गया है, इलेक्ट्रिक डायपोल दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो मान लो कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब एक प्लस चार्ज होगा और एक माइनस चार्ज होगा, और डायपोल की जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ से कहाँ पर होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन है, मान लेते हैं P है, P आपके पास में होता है Q मल्टीप्लाइड बाई D विच इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक डायपोल की तरफ है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब पूछा गया है टॉर्क कितना लगेगा, तो भाई टॉर्क की जो डेफिनेशन वो आती है ना आपको, ये होती है आपके पास में PE साइन ऑफ थीटा। अब अगर यहां पर कोई एंगल ही नहीं है, थीटा 0 है डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, तो टॉर्क भी कितना लगेगा, 0 लगेगा पहली बात तो। अच्छा, फोर्स कितना लगेगा भाई, इस पॉइंट पे चार्ज, इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इस प्लस Q चार्ज पे ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, कितना फोर्स लगेगा QE, है ना, क्योंकि प्लस Q है ना, प्लस Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और माइनस Q में इलेक्ट्रिक फील्ड में अपोजिट की डायरेक्शन फोर्स लगता है, और फोर्स कितना लगेगा माइनस के QE। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, फोर्स लगेगा इस पे ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ऊपर की तरफ, फोर्स लगेगा इस पे नीचे की तरफ। टोटल फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स, एक तो लगेगा प्लस QE, एक लगेगा माइनस QE, टोटल हो जाएगा 0। तो नेट फोर्स भी 0 होगा और नेट टॉर्क भी आपके पास में यहाँ पे क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। सो बोथ द नेट फोर्स ऑन द डायपोल एज वेल एज द नेट टॉर्क इज 0। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और कौन कौन से क्वेश्चन है भाई, जैसे एक ये क्वेश्चन है, हाफ लाइफ ऑफ ट्राइटियम इज 12.5 ईयर्स। तो हाफ लाइफ दे रखी है, न्यूक्लियर भाई फिजिक्स का क्वेश्चन है, हाफ लाइफ आपको गिवन है, तो मुझे बताओ हाफ लाइफ का क्या फॉर्मूला होता है। हाफ लाइफ आपके पास में होती है 0.693 डिवाइडेड बाई लेमडा। तो यहां से आप लेमडा निकाल सकते हैं विच इज द एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी, तो हो जाएगी 0.693 डिवाइडेड बाई 12.5 ईयर्स। ओके, आपको बोला गया है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ प्योर ट्राइटियम सैंपल विल रिमेन अनडिकेड आफ्टर 50 ईयर्स। तो हमें वो अनडिकेड वाला अमाउंट चाहिए। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो अनडिकेड रहते हैं वो होते हैं n, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल मान लीजिए n नोड है, e टू द पावर माइनस लेमडा टी। अच्छा, मुझे बताइए कि आपको अनडिकेड पार्टिकल चाहिए, है ना, अनडिकेड मतलब टोटल पार्टिकल आपको दे रखे हैं कि टोटल आपके पास में x है, तो इसको मैं x मान लेता हूं, तो n नोड आपके पास में हो गया x, देन माइनस के लेमडा टी, e टू द पावर माइनस के लेमडा कितना है, ये बनेगा आपके पास में 0.693 12.5 मल्टीप्लाइड बाई टी कितना है 50 ईयर्स, तो मैं यहां पे रखता हूं 50 ईयर्स। 12.5 से अगर मैं 50 को काटूं तो मेरे पास में एग्जैक्टली आता है 4, और अगर मैं n को देखूं तो ये बनेगा x e टू द पावर माइनस 0.693 मल्टीप्लाइड बाई 4। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये बनता है आपके पास में एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 15.9। तो x डिवाइडेड बाई 15.9 अनडिकेड पार्ट बनता है। अब 15.9 तो नहीं है, तो इसे मैं ऑलमोस्ट लिख देता हूं x अपॉन 16, मतलब इतना पार्ट अनडिकेड है 50 सालों के बाद में।
ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा, स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड विद स्पीड ऑफ 120 मीटर पर सेकेंड। एक स्टोन है जिसे हमने ऊपर की तरफ फेंका है 120 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अप टू विच स्टोन विल रीच। तो एक पत्थर फेंका, जोर से पत्थर लिया और फेंक दिया ऊपर की तरफ है सर। पत्थर फेंकेंगे तो हमारे सर पे ही तो गिरेगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं गिरेगा। जितने टाइम में पत्थर आप फेंकोगे उतने टाइम में आपके पास में दूर होने का समय होगा। तो आप क्या करोगे, यहां पर मान लीजिए आपने पत्थर फेंका, इनिशियल स्पीड है 120 मीटर पर सेकेंड। अगर इनिशियल स्पीड 120 मीटर पर सेकेंड, मान लीजिए पत्थर यहां पर मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया। पत्थर एक बार जैसे ही मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा वहां पे रुक जाएगा और अब नीचे आना शुरू होगा। तो मैक्सिमम हाइट पर जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो होती है 0। तो आप लगाएंगे बच्चों न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन जो होती है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस के 2as। अब जब पत्थर ऊपर की तरफ जाता है तो ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है, तो एक्सेलरेशन लगता है माइनस की जी। फाइनल वेलोसिटी है 0 और s है आपके पास में टोटल हाइट जो इसने ट्रैवल की। तो आपके पास में हो जाएगा 0 इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस के 2gs। और यहां से आप हाइट निकाल सकते हैं यू स्क्वायर बटे 2g, ये हो जाएगा आपके पास में s। तो यहां पर s की वैल्यू आ गई। अब बस डाटा रखना है, s कितना है 120 का हो जाएगा स्क्वायर 2 मल्टीप्लाइड बाई g को आपको 10 लेना है। तो रखो यहां पर 10, कितना वैल्यू आएगा 120 मल्टीप्लाइड बाई 120 डिवाइडेड बाई 20। ये हो जाएगा कैंसिल आउट, ये होगा कैंसिल आउट 6 टाइम्स, 6 मल्टीप्लाइड बाई 12 72 एंड बाहर 0 है मतलब 720 मीटर। ऑप्शन नंबर ए यहां पे क्या हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या है भाई, एक पार्टिकल है मास 2 kg का दैट एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, 2 kg का पार्टिकल है, स्प्रिंग कांस्टेंट है 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मीटर इनवर्स and x is its displacement from the center of oscillation. If it crosses the center of oscillation with a speed of 20 meter per second, what is the amplitude of oscillation? अच्छा एक बात बताइए, ये आपका पेंडुलम होता है, ठीक है, ये ऐसे ऑक्सिलेट कर रहा है, x बराबर 0 पॉइंट ये है, ठीक है, x बराबर 0 पॉइंट आपके पास में ये है। आपको एम्पलीट्यूड निकालना है। एम्पलीट्यूड बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, यहां पर एनर्जी कंजर्वेशन लगाना था। एनर्जी कंजर्वेशन अगर आप लगाएंगे तो ये कहता है कि जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हाफ के स्क्वायर, वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी हाफ mv स्क्वायर, है ना। मतलब यहां पर देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, बट काइनेटिक एनर्जी यहां पर मैक्सिमम है। यहां पर और यहां पर देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी आपके पास में मिनिमम है, या फिर 0 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी कि आप ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर भी होगी। तो आप अगर यहां से देखेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। मुझे तो ए निकालना है एम्पलीट्यूड, तो ए स्क्वायर मेरे पास में क्या आएगा m बाई के वी स्क्वायर। तो देखो क्या बनेगा इसका, m है 2, k है आपके पास में भाई 100 एंड वेलोसिटी है 20, करेक्ट। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास में भाई क्या आंसर बनेगा, यहां पर चेक करो तो। अरे भाई v स्क्वायर करना था, v क्यों किया है, तो v का स्क्वायर करो यहां पर, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास में कितना, यहां पे देखो ये बन जाएगा a स्क्वायर विच इज आपके पास में 2 मल्टीप्लाइड बाई 20 का स्क्वायर विच इज 400 डिवाइडेड बाई 100। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम्स, बनेगा 8। a स्क्वायर अगर 8 है तो a कितना बनेगा 2√2। ये बन गया, ये लो आ गया आंसर आपके पास में ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़े, आगे बढ़ते चलो, ठीक है। ये सवाल आई थिंक आपका मैथमेटिक्स में आ जाएगा। और अगला सवाल करते हैं उससे, ये वाला सवाल, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ भाई, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कितना होगा आपके पास में, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज दी, कौन सा लॉ है, फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, कौन सा लॉ है भाई, ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना, आता है ना आपके पास में, डी क्यू सॉरी डेल्टा क्यू इज डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ओके, ये होता है ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है। तो यही थे फिजिक्स के सवाल, इतने ही थे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, अब और भी डिस्कशन आपको करने को मिलेंगे, मिलते हैं आपको अब, जब भी मिलेंगे तब मिलेंगे, आगे डिस्कशन आप देखते रहो, ठीक है।
मिलते हैं आपको कभी और।